नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने वाले हैं जो कि बीजेपी शिक्षक मोर्चा के प्रदेश के संयोजक है। इससे पहले कि आपको बता दें कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं एवं तमाम पदों पर रह चुके हैं। तो उनसे मिलवाते हैं और उनकी क्या कुछ नीति और रीति रहने वाली है ये उनसे जानते हैं। ग्वालियर में वो निवास करते हैं। तो ज्यादा बात ना करते, ज्यादा उनके बारे में परिचय क्या बताऊं मैं आपको, उनसे खुद से ही रूबरू कराते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीतीश शर्मा जी आपका। धन्यवाद। अगर बात की जाए तो जैसा कि मैं इंट्रो में बता चुका हूं कि विद्यार्थी परिषद में भी आप रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका तक का निर्वहन कर चुके हैं। कई कार्यकर्ता आपके प्रदेश के कोने कोने में, देश में भी कई अच्छा संपर्क है। विद्यार्थी परिषद की भूमिका और अब बीजेपी शिक्षक प्रकोष्ठ की भूमिका, इन दोनों को क्या मायने हैं, क्या अंतर आपको दिख रहा है? विद्यार्थी परिषद में हम जानते हैं कि छात्रों के बीच में राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लक्ष्य को लेकर शिक्षा के माध्यम से समग्र परिवर्तन, ये छात्रों के बीच में कल्पना रहती है। विद्यार्थी परिषद में परिसर में काम होता है। परिसर के अंदर छात्रों को राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए और देश पहले है, यह हम जो नारा देते थे, शिक्षा जीवन के लिए, जीवन राष्ट्र के लिए। तो विद्यार्थी परिषद का शिक्षा के माध्यम से समग्र परिवर्तन करते हुए राष्ट्र के पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ का काम शिक्षकों के बीच में है। विद्यार्थी परिषद में जिस प्रकार की व्यवस्था है, छात्र, शिक्षाविद और शिक्षक, लेकिन परिवर्तन जो शिक्षक प्रकोष्ठ में आया है वहां शिक्षकों के बीच में काम करना। अब शिक्षकों के बीच में काम करना तो क्या करना? शिक्षक, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा है ना कि अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। तो अध्यापक की भूमिका में रहकर अध्यापकों के बीच में ही काम करना। काम दोनों समान है, लेकिन वह छात्रों के बीच में काम था, यहाँ शिक्षकों के बीच में, और वो ही शिक्षक उन छात्रों को पढ़ाते हैं। तो शिक्षकों के बीच में जाकर समसामयिक विषय देश के अंदर क्या चल रहे हैं उनका जागरण करना। हमारा जो काम है वो केजी से लेके पीजी के शिक्षकों के बीच में, चाहे मेडिकल के शिक्षक हों, चाहे आईआईटी के शिक्षक हों, चाहे आईटीआई के हों, इंजीनियरिंग के हों, छात्रावासों के शिक्षक हों, उनके बीच में सबसे पहले राष्ट्र को प्रभावित करने वाले विषय क्या हैं और उन विषयों पर हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, ये शिक्षकों के बीच में विषय जाना। दूसरा, हम सभी जानते हैं शिक्षक के एक हाथ में प्रलय और एक में सृजन रहता है। तो हमें सृजन का जो विषय है वो कैसे और आगे ले जाना है, छात्रों को किस प्रकार से राष्ट्र बोध कराते हुए उनके अंदर संवेदनशीलता, उनके अंदर अनुशासन, उनके अंदर प्रतिबद्धता, उनके अंदर समर्पण, इन चीजों का विकास कैसे हो। वो विकास अगर कोई कर सकता है छात्रों के बीच में, तो माँ के और उसके पिता के बाद वह गुरु ही कर सकता है। तो ये भूमिका में जो परिवर्तन है कि उन गुरुओं के बीच में काम करना। बिल्कुल, तभी कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, सबसे पहले गुरु ही है। सीधी सीधी भाषा में ये बोला था। तो कहा जाए कि गुरु की भूमिका तो महत्वपूर्ण है, परंतु आज के परिवेश में देखा जाए कि कई किस्से भी आते हैं कि गुरुओं के, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, कोचिंग संस्थान खुल गई हैं, तो केवल पैसों को महत्व देती है। तो ये एक आज के परिवेश में देखा जाए तो इस विषय को लेकर क्या कुछ कहेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर एक ये भी है कि मैकाले शिक्षा पद्धति चली आ रही है देश में। शिक्षा पद्धति को बदलने की बात हर बार होती है, लेकिन अभी तक उसका कोई फॉर्मेट एक तरह से सुचारू रूप से नहीं बन पाया है। तो इसको लेकर आपके क्या विचार? सचिन जी, जो इंस्टीट्यूट महंगी शिक्षा दे रहे हैं उन इंस्टीट्यूटों में हम लोग जाते हैं, उनका जो प्रबंधन है, उन प्रबंधक जो हैं वहां के उनके साथ चर्चा करना कि गरीब किंतु प्रतिभावान छात्र शिक्षा से
वंचित ना हो, हम सभी का ये प्रयास होना चाहिए और ये उनसे संवाद भी होता है। दूसरी बात, आपने कहा कि शिक्षा नीति, हम सभी जानते हैं कि विश्व को दिशा देने वाला देश भारत देश है और बीच के कालखंड में चाहे मैकाले हो, चाहे मार्क्स हो, चाहे माओ हो, इन्होंने जो आकर जिस प्रकार के प्रहार किए शिक्षा नीति परिवर्तित करने से लेकर, हमारे यदि शिक्षा नीति परिवर्तित कर देते हैं तो निश्चित है कि ये दिखेंगे तो भारतीय, लेकिन मानसिकता से अंग्रेज होंगे। वो जो प्रहार हुआ तो लंबे समय से चाहे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए भारत को भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय शिक्षा नीति होनी चाहिए जो मांग की गई थी। वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वैश्विक नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो देश में आई है, वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से मुझे लगता है कि अब जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी और अभूतपूर्व परिवर्तन होने वाला है। छात्र जिस भाषा में वो पला बड़ा हुआ है, तो उस भाषा में प्राइमरी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर वो हिंदी भाषी तो हिंदी में, तमिल है तो तमिल में, कन्नड़ है तो कन्नड़, केरल का है तो मलयालम में। इस प्रकार से यदि संस्कृत में सीखना चाहता है तो उस मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, वह जो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में छात्र लेगा तो निश्चित उसका विकास होगा। यह शोध से भी निष्कर्ष निकले हैं और हमने तो देखा है कि गुरुकुल और आश्रमों में जिस प्रकार की शिक्षा नीति होती थी कि छात्र को सर्वांगीण विकास, बहुमुखी विकास उसका होता था और उस प्रक्रिया पूरा वह जो सिलेबस है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, कि यदि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, यदि इतिहास को जानना चाहते हैं तो उसको भी हम पढ़ सकते हैं। तो निश्चित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद देश में एक जो समग्र शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन भारतीय दृष्टिकोण से होगा, चाहे वो योग की शिक्षा हो। ये जो एमपी में जैसे कि एमबीबीएस हिंदी में हुई है और भी कोर्स आगे तैयारी हो रही है कि हिंदी में अब पढ़ाई की जाएगी, तो क्या माने, ये पहल की शुरुआत क्या मध्य प्रदेश से हो गई है? क्या इस बात का शंखनाद है, ये इसका प्रतीक है क्या? मध्य प्रदेश देश का एकमात्र वह राज्य है जहां हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और संगठन के मुखिया माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के समग्र प्रयासों से जो शिक्षा है, वो जो हिंदी भाषी प्रदेश से हम सभी जानते हैं, तो ज्यादातर छात्र हिंदी में शिक्षा लेते हैं और उन्हें एमबीबीएस, मेडिकल शिक्षा और इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी में देने वाला ये पहला प्रदेश बन गया है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में अमित शाह जी ने उस जो हिंदी में जो शिक्षा देने की जो सिलेबस से लेकर समग्र उसका जो शंखनाद किया है भोपाल के अंदर, निश्चित है कि मध्य प्रदेश देश के अन्य देशों के लिए हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए एक आदर्श और केंद्र के रूप में स्थापित होगा। यह सामान्य परिवर्तन नहीं है। हिंदी भाषी जो मैं खुद हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं और हिंदी से ग्रेजुएशन करने के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश में जब पढ़ना प्रारंभ किया तो बहुत सारा समस्याएं आई हैं। तो निश्चित है कि ये जो परिवर्तन हुआ है वो ये परिवर्तन यहाँ तक नहीं चलेगा, ये परिवर्तन देश के बाहर भी जाएगा, क्योंकि जो मेडिकल से शिक्षा लेंगे तो हिंदी का जो प्रचार प्रसार और हिंदी में जो शिक्षा लेने के बाद चिकित्सक देश के बाहर भी जाएंगे, वो भी धीरे धीरे हिंदी को स्थापित करने का काम। अच्छा, हिंदी को लेकर जैसे कि बात की जाए तो मान के चलिए हम तो हिंदी भाषी राज्य के हैं, आसपास के राज्य हैं वो भी हिंदी भाषी राज्य के हैं, साउथ में चले जाए हिंदी को लेकर विरोध होता है, सड़कों पर लोग आ जाते हैं। तो क्या लगता है, भारत एक विविधताओं का देश है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भौगोलिक प्रकार है भारत में। एक कहा जाए भारत भी एक महाद्वीप है अपने आप में, इसमें कोई दूर नहीं है, क्योंकि कभी चले जाओ तो बर्फ मिलती है, कहीं समुद्र के किनारे हैं तो कहीं कई नदियां हैं, अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं। वो उसी तरह संस्कृति का विकास भी अलग अलग हो रहा है, तो भाषाओं का भी हो रहा है। कई जगह इसका विरोध भी देखने को मिलेगा, तो उसको कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? हिंदी को लेकर हमने देखा होगा कि अगर सिनेमा में हम देखते हैं तो दक्षिण में चेन्नई के अंदर यदि कोई
जिला है उसमें भी उरी पिक्चर लगी है, वो हिंदी में ही दिखाते हैं। और यदि हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में भी पिक्चर वो हिंदी में देखते हैं, वो हिंदी को समझते भी हैं, हिंदी बोलते भी हैं। लेकिन तथाकथित कुछ राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार का जो भाव पैदा करती हैं, तो मुझे लगता है उन चीजों का ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर संघ के सभी समवैचारिक संगठनों की अगर कहीं भी बैठक होती है, अखिल भारतीय बैठक, तो पूरा विषय हिंदी में चलता है, चाहे केरल में हो चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो। तो हिंदी तो जानने समझने वाला बहुत बड़ा देश में जनसंख्या है, वर्ग है, इसलिए इसका कोई प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ना है। ये प्रभाव केवल चंद लोग जो इसका विरोध करते हैं अपने वोट बैंक के खातिर या अपने कुछ हितों के लिए, उन पर ही प्रभाव पड़ेगा, देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे कि शिक्षक प्रकोष्ठ में पहले रिटायर्ड लोग हुआ करते थे, तो वो रिटायर्ड हो गए तो एक ऊर्जा और उत्साह उनमें नहीं रहता था, तभी ज्यादातर लोगों ने इस प्रकोष्ठ का नाम भी नहीं सुना। आप आए हैं, एक अलग ही उसको आइडेंटिफाई किया है और सभी कार्यकारिणी बना दिया, कार्यक्रम भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए कि अब लग रहा है कि हाँ, ऐसा भाजपा का एक प्रकोष्ठ भी है, नहीं तो पहले तो ज्यादा कुछ पता नहीं रहता था। तो आपकी क्या आगे की भूमिका और रहने वाली है कि जैसे बीजेपी को लाभ हो, इसके साथ ही बौद्धिकता रूप में छात्रों को, इसके साथ ही सभी लोगों को लाभान्वित हो सके? आपकी क्या आगे की रूपरेखा है? सचिन जी, इसमें मैं चूंकि विद्यार्थियों के बीच में मैंने काम किया लंबे समय, और यूथ के बीच में काम करने से लगता है कि एनर्जी बहुत रहती है। जब शिक्षक प्रकोष्ठ का काम प्रारंभ किया, मुझे 1 वर्ष अभी हुआ है, तो यूथ शिक्षक प्रदेश के अंदर, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन में हो, इंजीनियरिंग एजुकेशन में हो, चाहे वो कोचिंग एजुकेशन में हो, तो ऐसे युवा शिक्षकों के साथ उनको जोड़ने का काम किया। और उनको जोड़ते हुए कार्यकारिणी में, चाहे प्रदेश के अंदर हो चाहे जिले के अंदर हो, और मेरे जिले में प्रत्येक जिले की कार्यकारिणी में एक महिला प्रोफेसर या शिक्षक होना ही चाहिए, ये अनिवार्यता की है, जिससे मातृशक्ति को भी इसमें काम करने का अवसर मिले। और इस जब युवा लोग जुड़ेंगे तो नए नए आइडिया भी आएंगे, और उन आइडिया को लेकर हमने वर्ष भर की शिक्षक प्रकोष्ठ की वार्षिक योजना बनाई है, जिसमें अभी हमारा सेवा और समर्पण जो अभियान चला, उसमें स्लम, गरीब बस्तियों में, स्लम एरिया में जाकर निःशुल्क स्टेशनरी, बैग, कॉपी, इन पठन सामग्री का वितरण किया। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक प्रदेश में जब मानसून रहा, तो वृक्षारोपण का अभियान प्रदेश के प्रत्येक जिले में, सघन वृक्षारोपण अभियान का काम शिक्षकों ने किया। शिक्षक भी पर्यावरण से जुड़े हैं, और पर्यावरण से जुड़े ही नहीं, अपने छात्रों को भी पर्यावरण से जोड़े, इस प्रकार का एक मैसेज जो होता है। तो ऐसा वृक्षारोपण अभियान पूरे प्रदेश में चलाया शिक्षक प्रकोष्ठ द्वारा। और अभी 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक शिक्षक सम्मान समारोह पूरे प्रदेश में हुए। वहां उसमें भी हमने शिक्षकों को जो स्मृति चिन्ह देना है, उनके बीच में शिक्षा को लेकर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर, हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति से लेकर, और वर्तमान का बीच का कालखंड जिसमें शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हुआ मैकाले पद्धति से, और वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर, उनके बीच में वो विषय रखना। उन शिक्षकों का सम्मान जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं, राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं, और कुछ और शिक्षक जिन्होंने अपने जिले में छात्रों के लिए कोई नवीन प्रयोग पढ़ाने के विषय को लेकर, या जहां जनजातीय छात्र हैं, अनुसूचित जाति के छात्र हैं, वो नहीं आ सकते हैं, उनके बीच में जाकर उनको पढ़ाने का काम किया है। ऐसे श्रेष्ठ शिक्षकों को हमने उस जिले में, उस कस्बे में उनको सम्मानित किया, और उनसे कहा कि भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ आपको सम्मानित करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे कई बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, या हम कहें कि सुदूर उज्जैन के ग्रामीण क्षेत्र में, या झाबुआ, या अशोकनगर, शिवपुरी, तो प्रदेश में सभी जगह सम्मान समारोह हुए। और उन शिक्षकों को लगा
कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भी जो इस प्रकार के विषय गए तो उन्हें भी अच्छा लगा और उस कार्यक्रम को मीडिया में भी बहुत सराहा गया। तो ऐसे अभियान हम लोग समय समय पर ले रहे हैं, वर्ष भर की योजना है। शिक्षकों के बीच में सामाजिक समसामयिक विषय जाए, महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि, वो हम वर्चुअली शिक्षकों को जोड़ते हैं। अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के समय माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु शर्मा जी ने प्रदेश के सभी शिक्षकों से वर्चुअली संवाद किया और इस प्रकार का हम कोई न कोई एक विषय, उस विषय के प्रवर्तक, उनको हम वर्चुअली जोड़ते हैं। क्योंकि अगर हम मंची कार्यक्रम करते हैं तो एक जिले के शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन वर्चुअली करते हैं तो हमारे हजारों की संख्या में शिक्षक वर्चुअली जुड़ते हैं। मतलब बौद्धिकता का पूरा प्रभाव दे रहा है कि सीधे सीधे टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी उपयोग के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, समसामयिक विषय, हमारे महापुरुषों की प्रेरणा के विषय और वर्तमान में किस प्रकार के विषय, चाहे पर्यावरण को लेकर हो, चाहे जैविक कृषि को लेकर हो, चाहे सामाजिक समरसता को लेकर हो, सभी प्रकार के विषय या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, ऐसे विषय और वर्तमान में प्रदेश सरकार की नीति और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर आज हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, माननीय अमित शाह जी का कुशल नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व के कारण देश किस गति से आगे बढ़ रहा है। 2014 का पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, ये हम सभी को गौरवान्वित करने वाले विषय हैं। जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में जिस प्रकार का विकास हो रहा है, और जो मुद्दे कोई मुद्दे ही नहीं थे, लेकिन तुष्टीकरण के कारण जिन मुद्दों को मुद्दा बना के देश को प्रदर्शित करने का प्रयास किया, आज किस प्रकार से वो मुद्दे मुद्दा विहीन हो गए हैं वो लोग, और आज देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, हम विश्व की चौथी इकोनॉमी हो गए हैं। ये संभव था क्या पहले? लेकिन ये संभव हुआ केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद। तो आज विश्व के अंदर जो भारत की धाक है, आज रूस यूक्रेन युद्ध में मोदी जी से आग्रह हो रहा है, मोदी जी पुतिन जी के साथ बैठकर कह रहे हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, समझौता करवा दीजिए। वो युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, आंख से आंख मिलाकर, ये रूस भी शक्तिशाली देश है और उनसे कह रहे हैं और बात को माना जा रहा है। तो आज भारत विश्व में सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा है। ये हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाले विषय हैं। अच्छा चलिए, अब ये बात तो ठीक है हो गई, लेकिन दो बातें यहाँ पर और आती हैं। एक अतिथि शिक्षक का मुद्दा, आप भली भांति परिचित होंगे। दूसरा, आजकल भोपाल में बेरोजगार भी डेरा डाले हुए हैं। इस विषय को लेकर क्या कहेंगे? इसके साथ एक विषय इसमें मैं और जोड़ना चाहूँगा। कई स्कूल रहते हैं, कॉलेज रहते हैं, वहाँ पर शिक्षक आते ही नहीं है। सरकार की मंशा है कि बच्चों का विकास हो, बच्चों को पढ़ाई एजुकेशन मिले, लेकिन वो शिक्षक आते नहीं है, जिस वजह से बच्चों का विकास भी नहीं हो पा रहा और बच्चों को सही शिक्षा भी नहीं मिल पा रही। पेमेंट उनकी आ रही है, सब कुछ आ रही है, और कुछ लोग तो 200 जमा देते हैं भाई। तो इस तीनों विषय को लेकर क्या कहेंगे? अभी अतिथि विद्वान जो प्रदेश में है, वैकेंसी निकली है, कुछ बैकलॉग पहले समस्या थी, जैसे ही प्रदेश में सरकार थी कि दिग्विजय सिंह के समय हमने देखा होगा कि और उससे पहले भी 15 साल तक तो कोई भर्ती शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुई, और जो भर्ती भी हुई उन्हें 500 रुपए दिए जाते थे और शिक्षक कर्मी शब्द का प्रयोग किया जाता था, उनको अपमानित किया जाता था। लेकिन प्रदेश में जब भाजपा की सरकार आती है तो उनका मानदेय आज हम देख रहे हैं 45 से लेके 60,000 तक सम्मानजनक मानदेय उनका किया, उनका पदनाम भी परिवर्तित किया। तो ऐसा शिक्षकों को सम्मान जो मिला है वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार में मिला है। दूसरा, कॉलेज में जो अतिथि विद्वान की व्यवस्था है, कॉलेज में बहुत सारा जो बैकलॉग भर्ती हुई है, पीएचडी से भी भर्ती हुई है प्रोफेसर की, और लगातार ये क्रम चल रहा है। अभी भी हमने देखा होगा कि जो
वेटिंग में थे प्रोफेसर्स, उनकी भी अभी लिस्ट आई है, तो लगातार उनकी ज्वाइनिंग चल रही है। पहले तो ये कुछ था ही नहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट में। अभी भी अतिथि विद्वान जो हैं उनकी जानकारी मध्य प्रदेश शासन ने मंगाई है। कितने अतिथि विद्वान किस महाविद्यालय में हैं, ये जानकारी पूरी एकत्रित की जा रही है। उस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। आपका तीसरा प्रश्न था कि शिक्षक विद्यालयों में नहीं जा रहे हैं, महाविद्यालय में सुदूर क्षेत्र, लेकिन उसको लेकर भी स्कूली शिक्षा में मॉनिटरिंग चल रही है। अभी आपने देखा होगा वीआरसी, पहले कोई भी व्यक्ति वीआरसी बन जाता था, लेकिन इस बार योग्यता के आधार पर वीआरसी का एग्जाम हुआ है, और जो योग्य शिक्षक एग्जाम को क्वालिफाई करके जब आए हैं तो उनको वीआरसी बनाया जा रहा है। जो वीआरसी रहते हैं वह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है उसको मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। तो वो भी एक परिवर्तन हुआ है, यानी कि माना जाए कि आगे आगे वो परिवर्तन हो जाएगा, ये निश्चित लगातार सरकार विभिन्न शिक्षा के, अभी हमने देखा सीएम राइज स्कूल प्रारंभ हुए। अब सीएम राइज स्कूल का प्रारंभ होना, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, वहां टेक्नोलॉजी से लेकर, वहां स्मार्ट क्लास से लेकर, वहां समसामयिक मुद्दों से लेकर, सभी चीजों को लेकर सीएम राइज स्कूल में योग्य अनुभवी शिक्षक वहां रहेंगे, और सीएम राइज स्कूल के माध्यम से समग्र शैक्षिक परिवर्तन की जो कल्पना की है, और आगे भी और योजना है सेकंड फेज में, लेकिन ये परिवर्तन हुआ ना, कुल मिला के प्रदेश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आईआईटी हो, आईटीआई हो, इन सब पे विशेष जोर देते हुए एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार के माध्यम से लगातार हो रहे हैं। एक अंतिम सवाल और छोटा सा जवाब चाहूंगा उसका, कि आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं प्रदेश में, तो आपका प्रकोष्ठ क्या कुछ उस चुनाव में भूमिका निभाएगा, और आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ का शिक्षकों के बीच में काम है, और शिक्षक के बीच में जब काम होता है तो वह समाज के बीच में काम होता है। शिक्षक समाज का मार्गदर्शक है, या हम कहते हैं प्रेरणा स्रोत हैं। तो वो शिक्षक जब समाज में उन नीतियों को, पहले क्या था और अब क्या है, वैश्विक क्षेत्र में विदेश नीति, रक्षा नीति से लेकर एक गांव की जब चौपाल पर बैठकर गांव के लोगों को जब शिक्षक ये बताएंगे, वह अपने ज्ञान के आधार पर बताएंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित है कि उनके छात्रों के अभिभावकों से लेकर ग्रामीण में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनको भी ये पता उनके माध्यम से पता होगा। शिक्षक एक प्रकार से उस विचार का जो प्रवाह करने वाले लोग होते हैं, तो जब वो विषय रखेंगे तो वह बात जाएगी, और इस बात का लाभ सही क्या है और गलत क्या है, केवल हमको ये बताना सही क्या है और गलत क्या है। झूठे नैरेटिव सेट किए जाते हैं, कई सारे नैरेटिव चलते हैं वामपंथी संगठनों के द्वारा, अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं, उन नैरेटिव, झूठे नैरेटिव को नीचे तक नहीं पहुंचना देना चाहिए। ये जागरण का काम भी शिक्षक प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो हमारे साथ है डॉक्टर रितेश शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक है। तमाम मुद्दों को लेकर इनसे खास बातचीत की। इसके साथ ही आने वाले चुनाव में शिक्षक प्रकोष्ठ की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है उस बारे में विस्तार से इन्होंने बताया। इसके साथ सरकार की योजना शिक्षकों के प्रति क्या कुछ है, इसमें बेरोजगारी का मुद्दा जोड़ा, अतिथि विद्वान का मुद्दा जोड़ा। इसके साथ जैसा कि इनकी पृष्ठभूमि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की है, तो उस बारे में भी इनसे बातचीत की। तो कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम, जरूर बताइएगा। चलते हैं हम, अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।